आज हम करेंगे सेक्शन 5 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। लास्ट वीडियोज़ में हमने सेक्शन 4 तक कर लिए थे। सेक्शन 5 हमें बताता है कि जो इस एक्ट में कोई भी जो स्पेशल जज है ना, जो उस एक्ट से उस केस से डील करेगा, उसके बारे में मतलब जो स्पेशल जज होते हैं वो सेशन जज ही होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है फॉर दी सम अदर केसेस लाइक कि जैसे NDPS केसेस हो गया, ऐसे ये स्पेशल जजेस होते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए। ठीक है, तो सेक्शन 5 में बताता है कि ये इनका प्रोसेस कैसे होगा, मतलब ये कैसे जो अपना ट्रायल कैसे चलाएंगे और उनकी क्या पावर्स होंगी, ये सारा हमें सेक्शन 5 बताता है। सबसे पहले सब सेक्शन 1 आ गया, कहता है ए स्पेशल जज मे टेक कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस विदाउट द अक्यूज बीइंग कमिटेड टू हिम फॉर ट्रायल एंड in trying the accused person shall follow the procedure prescribed by the criminal procedure code for the trial of warrant case by the magistrate। ये कहता है कि भाई जो भी मतलब जो अक्यूज है ना, आप उसको उसके पास वो पहली बात तो किसी को ये मैजिस्ट्रेट के पास नहीं चलेगा, डायरेक्ट जो है स्पेशल मैजिस्ट्रेट होगा, जो स्पेशल जजेस होंगे वो सीधा उसके पास डायरेक्ट जाएगा इसका ट्रायल। और ये ऐसा उसका ट्रायल होगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे ट्रायल ऑफ वारंट केस होता है बाय मैजिस्ट्रेट, मतलब जो वो कोई भी प्रोसेस जो लिखा हुआ है कि जो मैजिस्ट्रेट के पास जो अगर ट्रायल होगा वो वारंट केस का होगा, वैसे ये सारा प्रोसीजर इस पे अप्लाई होता है इस एक्ट में स्पेशल जज के पास। नेक्स्ट आ गया सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहता है ए स्पेशल जज मे विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन सपोज टू हैव बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न इन ए और टू प्रीवी टू एन ऑफेंस। मतलब स्पेशल जज को अगर ये लगता है कि भाई कोई भी बंदा ना किसी भी तरह से इस केस में उसको फैक्ट्स पता है, ठीक है, या उससे कोई भी एविडेंस लिया जा सकता है, टेंडर अ पार्डन टू सच पर्सन ऑन द कंडीशन ऑफ इज मेकिंग अ फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ द होल सर्कमस्टांसेस विद इन इज नॉलेज। वो कहेगा कि भाई आपको हम माफ़ कर दें, ठीक है आप चले जाओ, हम आपको फ्री कर, लेकिन इस कंडीशन है कि भाई जो भी आपको पता है, जो भी इस ऑफेंस के रिगार्डिंग कोई भी लेना देना कुछ भी अगर आपको पता है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, विद इन इज नॉलेज एंड टू एवरी पर्सन कंसर्न वेदर एज अ प्रिंसिपल और बेट। कोई भी बंदा मतलब किसी भी वे से अगर कोई बंदा इसमें इन्वॉल्व है आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। इन दी कमीशन देयर ऑफ एंड एनी पार्डन सो टेंडर शेल फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 1 to 5 ऑफ सेक्शन 308 CRPC बी डीम टू हैव बीन टेंडर्ड अंडर द सेक्शन 308। ये वो कहता है कि मतलब जो 306, 7, 8 में CRPC में लिखा हो कि अगर एविडेंस लेने के लिए आप उसको किसी भी बंदे को पार्डन दे रहे हो तो उसका सारा एविडेंस आएगा, वो सारा प्रोसेस है जो वो जो कोर्ट है फॉलो करेगी। नेक्स्ट हमारा आ गया सबसेक्शन 3, कहता सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द सबसेक्शन 1 और 2। मतलब जो हमने ऊपर पढ़ लिया जो लिखा हुआ उसको एज इट इज़ रहने दो। कहता दो प्रोविजन ऑफ द CRPC 1973, इसकी जब BNSS आ जाएगा, शेल सो फॉर एज दे आर नॉट इनकन्सिस्टेंट विद दिस एक्ट। मतलब कोई भी प्रोविज़न जो हमने ऊपर पढ़ ली उसको छोड़ के कोई भी प्रोविज़न जो CRPC में जब तक वो इसके अगेंस्ट नहीं है, इस एक्ट की प्रोविज़न के अगेंस्ट, अप्लाई टू दी प्रोसीडिंग बिफोर अ स्पेशल जज। कोई भी प्रोसीडिंग जो CRPC में लिखी है वो सारी होगी अनलेस एंड अनटिल कोई प्रोविज़न यहाँ पर अगर बार ना की हो, ठीक है, कोई उसको सम्मन कैसे भेजना, वारंट कैसे आएगा, उसकी रेस्ट कैसे होगी, ये सारा कुछ वो करे जो है CRPC में लिखा हुआ है। द कोर्ट ऑफ द स्पेशल जज शैल बी डीम टू बी द कोर्ट ऑफ सेशन। जो स्पेशल कोर्ट है वो मानी जाएगी कि ये कोर्ट ऑफ सेशन की है। एंड द पर्सन कंडक्टिंग अ प्रोसिक्यूशन बिफोर अ स्पेशल जज शैल बी डीम टू अ PP पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो उसके सामने स्पेशल कोर्ट में जो भी कोई केस उसको फॉलो कर रहा है, पब्लिक उसको प्रोसिक्यूट कर रहा है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही उसको कहा जाएगा। In particular, subsection 4, in particular and without prejudice to the generality of the provision contained in subsection 3, जो हमने सबसेक्शन 3 में पढ़ ली कि भाई जो CRPC में उसको फॉलो करेंगे अनलेस एंटिल अगर कोई इसकी मतलब इसका कोई कंट्रारी ना हो प्रोविज़न। आगे कहता है कि जो हमने पढ़ लिया कि उसको बिना कुछ छेड़े हुए, द प्रोविजन सेक्शन 326 ऑफ CRPC 326 ये कहता है कि अगर पहले किसी जज ने कोई ट्रायल कर लिया, आधा एविडेंस ले लिया, तो अगर उसका प्रीडिसेसर आता है, ठीक है, मतलब उसका कोई अगर नया जज आता है, मतलब इन सक्सेसर आता है, तो वो कहता है जो प्रीडिसेसर ने जो भी कोई एविडेंस लिया होगा अगर उसको लगता है वो ठीक है तो उस बेस पे वो सजा कर सकता है, सुना सकता है, अगर नहीं तो वो दोबारा री एग्जामिन कर सकता है। एंड 474, ये 475 भी आर्मी के रिगार्डिंग है कि जहाँ पर कमांडर इन चीफ या कोई भी जो कमांडर होगा वो स्पेशल जज को जो है मैजिस्ट्रेट को सारे डॉक्यूमेंट देगा, अगर कोई कोर्ट मार्शल है वो उस पर होगा, वो सारी चीज़ें वो कहते हैं कि ये स्पेशल जज पे भी अप्लाई होगी।
of the CRPC shall so far as may be applied to the proceeding before a special judge and for the purpose of this said provision a special judge shall be deemed to magistrate। उस स्पेशल प्रोविज़न के लिए स्पेशल जज को मैजिस्ट्रेट कहा जा सकता है। इट मीन्स कि वो सारी प्रोविज़न स्पेशल जज पे भी अप्लाई होगी। सब सेक्शन 5 a special judge may pass upon any person convicted by him any sentence authorized by law for the punishment of the offence of which such person is convicted। मतलब कोई भी लॉ जो अथोराइज बाई लॉ है वो स्पेशल जज उस पर उसको दे सकता है। अब आगे आ गया द स्पेशल जज while trying the offence punishable under this act shall exercise all the power and the function exercisable by the district judge under the criminal law amendment act 1944। ये कहता है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास इस एक्ट में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में उसको पावर दी गई थी वो सारी पावर जो है स्पेशल जज उसको परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट प्रोविजन आ गई सब सेक्शन 6। सेक्शन 6 ये कहता है कि वैसे तो ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है इसमें काफ़ी बड़ी पनिशमेंट है, लेकिन कुछ ऑफेंसेज हैं जिसको समरी वे से जो स्पेशल जज है उसको डिस्पोज कर सकता है। कहता सब सेक्शन 1 वेयर अ स्पेशल जज ट्राइज एनी ऑफेंस स्पेसिफिक सब सेक्शन 1 और सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्या है कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस जो आप करते हो जिसमें चाहे अबैटमेंट हो चाहे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कुछ भी हो alleged to have been committed by the public servant in relation to a contravention of any special order referred to in subsection 1 of section 12A of Essential Commodity Act 1953। ये तो ये कहता है कि भाई जो भी आप ऑफेंस कर रहे हो उसकी पनिशमेंट बड़ी टफ है यहाँ, ठीक है। अगर वो कहता है कि अगर आपने कोई पब्लिक सर्वेंट ने ऐसा किसी एक्ट की ऐसे किसी ऑर्डर की वॉयलेशन की गई है जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अप्लाई पास किया गया है, ठीक है। कहता देन नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5, उसके बावजूद भी जो भी कुछ है तो जो स्पेशल जज है ना उसको समरी वे से डिसाइड कर सकता है। द स्पेशल जज शैल ट्राई द ऑफेंस इन समरी वे एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 262 ऑफ 265 ऑफ द सेड कोड शैल सो फार एज मे अप्लाई टू सच ट्रायल। ये कह रहा है इन नटशेल कि जो समरी है ना, मतलब समरी जो ट्रायल होता है जिसमें 3 साल से मतलब 3 महीने से ज़्यादा CRPC में आप सज़ा नहीं दे सकते और 3 साल से नीचे वाले को आप समरी ट्रायल कर सकते हो। तो वो कहता है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट उस चीज़ की उस ऑर्डर की वॉयलेशन करता है जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था तो उस केस में वो समरी बेस से उसका ट्रायल चल सकता है। प्रोविज़न क्या है इसकी? provided that in the case of any conviction in a summary trial under this act it shall be lawful for the purpose of for the special judge to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 1 year। इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इसको ज़्यादा पावर दी गई है कि 1 साल से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते। ऑन दी अदर हैंड जो CRPC में जो प्रोविज़न दी गई है कि आप उसको 3 महीने से ज़्यादा सजा नहीं दे सकते। नेक्स्ट प्रोविजन क्या कहती है? कहता प्रोवाइडेड फर्दर दैट व्हेन द कमेंसमेंट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ अ समरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन इट अपीयर्स टू द स्पेशल जज दैट द नेचर ऑफ द केस इज सच दैट अ सेंटेंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 year may have to be passed or that it is for any other reason undesirable to try the case summarily, the special judge shall, after hearing the parties, record an order to that effect and thereafter recall any witness who may have been examined and proceed to hear or rehear the case in accordance with the provision with the procedure prescribed by the said code for the trial of warrant case by the magistrate। ये वो चीज़ कह रहा है कि सपोज जैसे उसको लगता है कि ये समरी ट्रायल चल सकता है लेकिन उसको लगता है कि ये जो पनिशमेंट ये दे रहा है ना ये कम हो सकती है कि इसको पनिशमेंट ज़्यादा देनी चाहिए, तो वो उसको दे सकता है, ठीक है। और दोबारा विटनेस को रिकॉल कर सकता है एज ए कैसे जैसे वारंट केस जैसे ट्रायल कोर्ट वारंट केस जो करती है एज ए मैजिस्ट्रेट उसको चलाता है, उस तरह से उसको उसका ट्रायल कर सकता है कि भाई आपको ये दोनों पार्टियों को सुन के कि लगता है कि इस कोर्ट को लगता है कि आपको समरी वे से नहीं चलना चाहिए, आपको एज ए प्रोसीजर कौन सा अडोप्ट करना चाहिए जो वारंट केस जैसे मैजिस्ट्रेट करता है। सब सेक्शन 2 कहता है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रारी कंटेन इन दिस एक्ट, इसके बावजूद जो भी कुछ इस एक्ट में ऐसा अगेंस्ट लिखा हुआ है और इन द CRPC में भी, ठीक है, देयर शैल बी नो अपील बाय कन्वे, मतलब जो भी ऊपर CRPC में है या इस एक्ट में लिखा हुआ है उसके बावजूद कहता उसमें कोई अपील नहीं फाइल होगी कन्विक्टेड पर्सन के दोबारा इन एनी केस ट्राइड समरली, मतलब जिसका प्रोसीजर जहाँ अडोप्ट किया गया वहाँ कोई अपील नहीं फाइल करती अगर उसको कन्विक्शन होगी। अंडर दिस सेक्शन इन विच द स्पेशल जज पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 month,
अब यहाँ पर अगर उसने 1 मंथ की सज़ा कर दी और आपको 2000 उसका फ़ाइन कर दिया, तो उस केस में जो अक्यूज़्ड है अपील नहीं फाइल कर सकता। अगर 1 महीने से ज़्यादा और 2000 से फ़ाइन ज़्यादा, ये दोनों ज़्यादा कर सकते तो आप अपील फाइल कर सकते हो अगर समरी वे में। अगर इससे कम है तो नहीं कर सकते। वेदर और नोट एनी ऑर्डर अंडर सेक्शन 452 ऑफ द सेड कोड इज़ मेड इन एडिशन टू सच। इसमें ये नहीं है कि 452 ये कहता है कि अगर एट द टाइम या ड्यूरिंग द ट्रायल और आफ्टर कंक्लूडिंग ऑफ ट्रायल अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये प्रॉपर्टी कोई केस प्रॉपर्टी है उसको कॉन्फिस्केशन करना, उसको रिलीज़ करना, उसके बावजूद जो भी उसने अगर ऑर्डर कर दिया, अगर ये ऑर्डर कर दिया कि बंदे को 1.5 महीने की या 2 महीने की सज़ा और 5000 फाइन, तो आप फिर अपील फाइल कर सकते हो। अगर आपको 1 महीने की सज़ा और फाइन कर दिया है तो आप उसके अगेंस्ट फाइल अपील नहीं कर सकते। बट एन अपील शैल लाई, वहाँ अपील लाई होगी वेयर एनी सेंटेंस इन एक्सेस ऑफ द अफोरसेड लिमिट इज़ पास बाय द स्पेशल। अगर इस लिमिट के बियॉन्ड उसने कोई ऑर्डर पास कर दिया, इन दैट इवेंचुअलिटी यू हैव द राइट टू फाइल एन अपील।